नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पीएम केयर्स कोष से 3 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक के डीआरडीओ विकसित ऑक्सीकेयर सिस्टम की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए 1 खरब 81 अरब रुपए के परिव्यय की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार ने कहा, विदेशों से प्राप्त सहायता को तेजी से मंजूरी देकर और आवंटित करके कोविड प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट का रुख। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.04% हुई। देश में अब तक 17 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 मई तक 13 लाख से अधिक करदाताओं को 1 खरब 70 अरब 61 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। सरकार ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 34,57,000 किसानों से 67,499 करोड़ रुपए की रबी फसल की खरीद की गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष तेज, 1 भारतीय सहित 50 से अधिक लोगों की मौत। और मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पीएम केयर्स कोष से ऑक्सीकेयर सिस्टम की 1,50,000 इकाइयों की खरीद की मंजूरी दी गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इन्हें विकसित किया है। इसके लिए पीएम केयर्स कोष से 3 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। एक रिपोर्ट। ऑक्सीकेयर SpO2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो रोगियों को दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित रखती है। इसके तहत 1 लाख मैनुअल और 50,000 ऑटोमेटिक ऑक्सीकेयर सिस्टम के साथ नॉन रीब्रीदर मास्क भी खरीदे जा रहे हैं। ऑक्सीकेयर सिस्टम SpO2 लेवल पर आधारित पूरक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में जाने से बचाता है। हाइपोक्सिया की स्थिति मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। इस प्रणाली का विकास DRDO की बेंगलुरु स्थित रक्षा जैव अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला DEBEL ने किया है। ये प्रणाली अत्याधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निरंतर तैनात सैनिकों के लिए विकसित की गई है। स्वदेश विकसित ये प्रणाली व्यवहारिक और अत्याधिक उपयोगी है। इसे कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली के 2 रूप हैं। इसके बेसिक रूप में 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, फ्लो कंट्रोलर, ह्यूमिडिफायर और नासल कैन्यूला शामिल है। ऑक्सीजन का प्रवाह SpO2 रीडिंग के आधार पर मैन्युअली नियंत्रित किया जाता है। दूसरे रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। इसमें कम दाब वाले रेगुलेटर और SpO2 प्रोब के जरिए ऑक्सीजन का प्रवाह ऑटोमेटिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। DRDO ने ये प्रौद्योगिकी भारत में कई उद्योगों को सौंपी है जो ऑक्सीकेयर सिस्टम का निर्माण करेंगे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विद्युत ऊर्जा भंडारण की उन्नत प्रौद्योगिकी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के लिए 1 खरब 81 अरब रुपए के परिव्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति दे दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसका उद्देश्य ACC के 50 गीगावाट घंटा और अन्य ACC के 5 गीगावाट घंटा की निर्माण क्षमता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन आधारित योजना से ईंधन के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और बैटरी स्टोरेज उपकरण के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और भारी वाहनों को लाभ होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने में और मेक इन इंडिया साकार करने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जिसे बैटरी स्टोरेज कहते हैं, एडवांस केमिस्ट्री सेल।
बैटरी स्टोरेज का महत्व कितना है और उसके कारण कितनी चीजें आज अटकी है। तो बैटरी स्टोरेज बढ़े। आज 20,000 करोड़ का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट हम आयात करते हैं। अब हम आज के जो नया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव घोषित किया है PLI, उसके कारण ये इम्पोर्ट तो धीरे धीरे कम होगा ही। भारत में जो उत्पादन नहीं हो रहा है वो होना शुरू होगा। इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दे दी है। इससे भारत और कतर के दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा। दोनों संस्थान कतर में अकाउंटिंग प्रोफेशन और उद्यमिता के विकास और मजबूती के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। ये समझौता कतर में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ढांचागत विकास के अवसर उपलब्ध कराएगा। इससे कतर में एश्योरेंस और ऑडिटिंग, परामर्श, कराधान, वित्तीय सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। दोनों संस्थान गोलमेज वार्ताओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए कतर में भारतीय कारोबारियों के लिए अवसर तलाशने के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विदेशों से प्राप्त सहायता को तेजी से मंजूरी देकर और आवंटित करके कोविड प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया है। विभिन्न मंत्रालय विदेशों से आने वाली सहायता को सुचारू रूप से वितरित करके सुव्यवस्थित सरकारी तंत्र के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। अब तक 9,284 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 7,033 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र, 5,933 वेंटिलेटर और बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन और 3,44,000 रेमडेसिविर वायल्स की आपूर्ति की जा चुकी है। वैश्विक समुदाय 27 अप्रैल से दान और कोविड राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की सहायता के माध्यम से भारत की मदद कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने में राज्यों ने सराहनीय कार्य किया है। बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों से हमने मौजूदा कोविड की परिस्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। हर प्रकार के दबाव के बावजूद भी आप सबने बहुत संयम से, धैर्य से और पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेजी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया उससे भी ज्यादा तेजी से आप सबने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। कोविड महामारी के बीच सरकार देश में निरंतर ऑक्सीजन, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की आपूर्ति कर रही है। सरकार ने समयबद्ध ढंग से इन महत्वपूर्ण चीजों की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में सचिवों के अधिकार प्राप्त दूसरे समूह के संयोजक गिरिधर अरमाने ने कहा कि सरकार मरीजों की बदलती और उभरती जरूरतों के अनुसार समन्वय कर रही है। कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक सारे मेडिकल सप्लाईज को उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं। 250 से ज्यादा टैंकर्स, कंटेनर्स का आयात भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए भी पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। इसलिए कुछ ही दिनों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि होगी और पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मेरा राय है कि 2 महीने के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति में जो हम अभी कमी का महसूस कर रहे हैं वो स्थिति नहीं होना चाहिए। इस्पात मंत्रालय ने कहा है कि इस्पात संयंत्रों से अब तक कुल 4,686 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस्पात उद्योग संकट के इस समय में राष्ट्र की सेवा में एकजुट है। देश में प्रतिदिन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का कुल उत्पादन बढ़कर लगभग 9,500 टन हो गया है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन की लगभग आधी तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन इस्पात संयंत्रों से हो रहा है।
केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से 15.86% मरीजों का इलाज चल रहा है। 37 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हर रोज 3 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। इस बीमारी से ठीक होने की दर 83.04% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,55,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 1,93,00,000 से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,48,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 4,205 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 2,54,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 19,83,000 कोविड जांच की गई। अब तक 30,75,00,000 से अधिक जांच की जा चुकी हैं। देश में अब तक 17,52,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 24,46,000 टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण तेजी पकड़ रहा है और लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने आ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कोविड टीके की आपूर्ति के बारे में झूठे बयान देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टीके को लेकर लगातार भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कल तक 6,63,00,000 टीके भारत के बाहर भेजे गए। श्री पात्रा ने कहा कि ये टीके 2 श्रेणियों में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल 1 करोड़ टीके सहायता और अनुदान के रूप में अन्य देशों को दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि शेष 5 करोड़ टीके वैश्विक दायित्व के रूप में बाहर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पड़ोसी देशों को 78,50,000 टीके उपलब्ध कराए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को भी टीके की 2 लाख खुराक दी गई है। श्री पात्रा ने कहा कि भारत के 6,000 से अधिक सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियानों में विभिन्न देशों में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टीके बनाने वाली 2 कंपनियों ने एक समझौते के तहत कच्चा माल बाहर के देशों से मंगाया था। इसके तहत टीका तैयार होने पर कुछ टीके इन देशों को दिए जाने थे। रेलवे ने देश भर के विभिन्न राज्यों में लगभग 6,260 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। अब तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए विभिन्न राज्यों में ये ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेलवे ने अब तक महाराष्ट्र को 407, उत्तर प्रदेश को 1,680,
मध्य प्रदेश को 360, दिल्ली को 2404, हरियाणा को 939, तेलंगाना को 123, कर्नाटक को 120 और राजस्थान को 40 टन चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। देश में कोविड की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन को ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति में सहयोग करने के लिए वायुसेना और नौसेना दिन रात काम में जुटी है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से वायुसेना के विमानों ने 634 उड़ानों से 163 टन उपकरणों और 6,856 टन क्षमता के 403 ऑक्सीजन कंटेनरों को विभिन्न शहरों तक पहुंचाया है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने विभिन्न देशों से 793 टन क्षमता के 95 कंटेनर और 2,000 टन से अधिक क्षमता के अन्य उपकरणों की ढुलाई की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पीएम केयर्स कोष से 3 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक के डीआरडीओ विकसित ऑक्सी केयर सिस्टम की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए 1 खरब 81 अरब रुपए के परिव्ययी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार ने कहा, विदेशों से प्राप्त सहायता को तेजी से मंजूरी देकर और आवंटित करके कोविड प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान प्रगति की समीक्षा के लिए 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट का रुख, कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.04% हुई। देश में अब तक 17 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 मई तक 13 लाख से अधिक करदाताओं को 1 खरब 70 अरब 61 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। सरकार ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 34,57,000 किसानों से 67,499 करोड़ रुपए की रबी फसल की खरीद की गई। इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष तेज, 1 भारतीय सहित 50 से अधिक लोगों की मौत। और मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने आज अखनूर, राजौरी और नौशेरा सहित कुछ अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। सेना प्रमुख कल सेना मुख्यालय व्हाइट आर्मी कॉर्प्स पहुंचे थे। उनके साथ उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी भी थे। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुमार ने उन्हें सुरक्षा स्थिति, रक्षा तैयारियों तथा कोविड प्रबंधन सहित महामारी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्र के बुजुर्गों और लोगों को प्रदान की जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दल ने आज नई दिल्ली के छतरपुर में 500 बिस्तरों के सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का दौरा किया। दल ने कोविड देखभाल प्रबंधन के वास्ते स्थापित सुविधाओं के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, महामारी परामर्शदाताओं तथा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के डॉक्टरों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 महीने से अधिक समय के बाद एक दिन में नए संक्रमित रोगियों की संख्या 20,000 से नीचे आ गई है। कई प्रमुख शहरों में भी कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 85.7% पहुंच गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लगभग 18,000 नए कोविड मरीजों का पता चला है। वहीं इस अवधि के दौरान 26,000 से ज्यादा मरीज इस जानलेवा वायरस से मुक्त हुए हैं। वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भी हालात सुधर रहे हैं। राज्य की राजधानी लखनऊ में लगभग 40 दिनों के बाद पहली बार 24 घंटे में मिले नए कोविड मरीजों की संख्या 1,000 से कम है। वहीं इस अवधि के दौरान 3100 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 85.7% पहुंच गई है। वहीं संक्रमण की दर 3.6% है। इस बीच राज्य सरकार लगातार राज्य भर के गांवों में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए सर्वे कर रही है। अब तक 4 लाख से अधिक लोगों की पहचान की गई है, जिनमें शुरुआती लक्षण नजर आए हैं और उनका टेस्ट कराया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के दौरान निराश्रितों और तकलीफ में पड़े लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनकी ये सेवा समस्त मानवता के लिए उदाहरण बन रही है। एक रिपोर्ट।
हेल्थ केयर वर्कर के रूप में नर्सिंग संकाय पीपी किट्स को पहनकर विभिन्न अस्पतालों में मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वो भी तब जब इन कठिन परिस्थितियों में जनता कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में अपने घरों में नजरबंद है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर ऐसे कोविड योद्धाओं की प्रशंसा करना आवश्यक बनता है जब वे दूसरों की देखभाल करने के लिए अथक और निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा ही एक उदाहरण जम्मू शहर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल गांधीनगर में कार्यरत वरिष्ठ स्टाफ नर्स ममता शर्मा का है। पिछले 3 हफ्तों में माताओं के प्रसव में 45 शिशुओं के जननी में सहायता प्रदान करने के बावजूद वे महामारी शुरू होने से अब तक अपने बच्चों को गले तक नहीं लगा सकी है। ये योद्धा नियोनेटल और पीडियाट्रिक इकाइयों में अपना काम धार्मिक रूप से करती आ रही है। ममता शर्मा स्वस्थ शिशुओं के जनने में कोविड से ग्रस्त माताओं के प्रसव में भी मदद कर रही है, जो काफी सराहनीय है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का ऑडिट करने का निर्देश दिया और कोविड प्रबंधन की स्थिति के बारे में नियमित सूचना देने को कहा। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने राज्य में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के बाल रोग विभाग से आवश्यक सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस लहर के प्रभाव से संक्रमित होने वाले बच्चों के लिए कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर का बच्चों पर प्रभाव कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से बच्चों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था, उपचार और चिकित्सा प्रणाली, दवाइयों तथा अन्य जरूरतों की पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्री देशमुख ने सभी अस्पतालों से कहा कि आने वाले दिनों में प्राप्त सभी सुझावों और टिप्पणियों का अध्ययन करने के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को हाल के दिनों में इस संक्रमण का सामना करना पड़ा है, उनके तथा उनके माता पिता की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए ताकि उन्हें ठीक होने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 मई के बीच 13 लाख से अधिक करदाताओं को 17,061 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर रिफंड के 12,71,000 से अधिक मामलों में करदाताओं को 5,575 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। इसके अलावा कंपनी कर रिफंड से संबंधित 29,592 मामलों में 11,486 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई। सरकार ने कहा है कि 2021-22 के दौरान मौजूदा रबी विपणन सत्र के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बिहार शामिल हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 341 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि इससे पिछले वर्ष इस अवधि में 252 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि रबी की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67,499 करोड़ रुपए की खरीद का 34,57,000 किसान को लाभ मिलेगा।
गजा पट्टी में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच गोलाबारी तेज हो गई है। सोमवार से अब तक 43 फिलिस्तीनी और 6 इजरायली मारे गए हैं। इजरायली शहर अश्कलोन में कल रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला भी मारी गई। इसकी पहचान केरल के इदुक्की जिले में कांजीकुजी पंचायत की रहने वाली सौम्या के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायल ने आज गजा पट्टी में सैकड़ों हवाई हमले किए और फिलिस्तीनी लड़ाकों ने तल अवीव और दक्षिणी शहर बिरशेबा को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे। इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज ने कहा कि गजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों के समूहों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे पूरी तरह शांत नहीं हो जाते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मौजूदा संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने की चिंताओं के बीच दोनों पक्षों से संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया है। भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी दयावंती श्रीवास्तव का आज कोविड संक्रमण से निधन हो गया। वो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी नई दिल्ली में कार्यरत थी। 1965 में जन्मी श्रीमती दयावंती 1991 में भारतीय सूचना सेवा से जुड़ी। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम किया। अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। मौसम विभाग के मुंबई कार्यालय ने कहा कि 14 मई के आसपास दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मछुआरों को शुक्रवार तक तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। दक्षिण पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, मालदीव क्षेत्र, केरल कर्नाटक तट और महाराष्ट्र गोवा के तटों पर मछुआरों को समुद्र में न जाने को कहा गया है। इसे देखते हुए रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिला कलेक्टरों ने मछुआरों को परामर्श जारी किया है। रायगढ़ प्रशासन ने बचाव दलों को सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने 14 से 16 मई के बीच दक्षिणी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जाने माने निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक विजय भट्ट की आज जयंती है। विजय भट्ट ने रामराज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई और हिमालय की गोद में जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया। वो फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य भी थे। उनकी फिल्म रामराज्य काफी लोकप्रिय रही और स्वयं महात्मा गांधी ने भी इसे देखा था। आकाशवाणी की ओर से विजय भट्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम केयर्स कोष से 3 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक के डीआरडीओ विकसित ऑक्सीकेयर सिस्टम की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए 1 खरब 81 अरब रुपए के परिव्यय की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार ने कहा, विदेशों से प्राप्त सहायता को तेजी से मंजूरी देकर और आवंटित करके कोविड प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान प्रगति की समीक्षा के लिए 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट का रुख। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.04% हुई। देश में अब तक 17 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 मई तक 13 लाख से अधिक करदाताओं को 1 खरब 70 अरब 61 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। सरकार ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 34,57,000 किसानों से 67,499 करोड़ रुपए की रबी फसल की खरीद की गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष तेज, 1 भारतीय सहित 50 से अधिक लोगों की मौत
और मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।